नाज़रीन, पिछले 80 सालों के अंदर इस तरह के हालात नहीं थे जिस तरह इस वक्त दुनिया जब फेस कर रही है। जितना एस्केलेशन का रिस्क इस वक्त है, जितना सारी दुनिया का ड्रैग हो जाने का रिस्क इस वक्त है, वो आज से पहले 80 सालों के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कभी दुनिया ने ऐसे हालात जब वो फेस नहीं किए हैं। तो इस वक्त दुनिया में उस सतह का पैनिक है, उस सतह के हंगामी हालात हैं और इस सतह का हाई अलर्ट है और इस सतह की इंटेलिजेंस वॉर्स जारी है कि ये अनइमेजिनेबल है। इज़राइल के ऊपर साइबर अटैक जब वो 700% जब वो बढ़ चुके हैं और वो सारे ईरान से नहीं हो रहे हैं। ये 700% जो साइबर अटैक्स हैं जो इज़राइल के ऊपर हो रहे हैं, ये सारे ईरान से नहीं हो रहे हैं, ये नॉर्थ कोरिया से भी हो रहे हैं, ये चाइना से भी हो रहे हैं, ये बाकी मुल्कों से भी हो रहे हैं जो ईरान के तादी हैं। तो पूरी दुनिया इस जंग के अंदर इंगेज है एक खास सतह के ऊपर, लेकिन अब उस सतह से मामला आगे जा सकता है। इस वक्त की मेगा डेवलपमेंट्स आपके सामने रख रहे हैं और प्यूटन की स्टेटमेंट आई, ईरान के साथ खड़े हैं। चाइना के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आई, ईरान के साथ खड़े हैं। किम जोंग अन की स्टेटमेंट आई, ईरान के साथ खड़े हैं। और अब प्यूटन और चाइना के प्रेसिडेंट का राब्ता हुआ है और उसमें ज्वाइंटली स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें इस जंग का जो कसूरवार है इजराइल को डिक्लेयर किया गया है। देखिए कितना फर्क है सच के अंदर और ट्रूथ के अंदर, नैरेटिव के अंदर कितना फर्क है। वेस्ट ने अभी तक इजराइल को कंडेम नहीं किया और सारा ईस्ट इजराइल को कंडेम कर चुका है, इंक्लूडिंग जापान जो वेस्ट का इत्तेहादी है उसने भी इजराइल को कंडेम किया है। तो यहां बिल्कुल वाज़ेह है, यहां पर जो लड़ाई है यानी दो ब्लॉक्स की, वो कंडेम नहीं कर रहे हैं, इधर से क्लियर कंडेमनेशन हुई है और ये गैर मामूली सपोर्ट है जो यहां से ईरान को हासिल हो रही है। प्यूटन और शी जिनपिंग का राब्ता हुआ है, ये डेवलपमेंट आपके सामने रखेंगे। ये भी खबर आ रही है कि खलीज फारस के अंदर बेड़े दाखिल हो रहे हैं और इस वक्त इससे बड़ी खबर क्या होगी जो हम अगली आपके सामने रखने जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान का राब्ता हुआ है। स्टीव विटकॉफ की जानिब से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को राब्ता किया गया है और टॉक्स की दावत दी गई है, यानी जिनको तबाह करना था उनको टॉक्स की दावत दी गई है। अब आप देखिए कि ट्रंप जो है वो किस तरह से जबरदस्त हो रहा है और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कभी वो कोई बात करता है, कभी वो कोई बात करता है। अब जिनको तबाह करना था और इजराइल को ग्रीन लाइट देकर, देखिए मुज़ाकरात हो रहे थे, संडे को मुलाकात होनी थी, फ्राइडे को जब अटैक करवा दिया जाता है और आज जब फिर उसी ईरान से राब्ता किया जा रहा है जिसको बिल्कुल तबाह करने का जब ऑर्डर दिया गया। और नेतन्याहू ने जनाब जिस तकब्बुर के साथ वो आया, पहले मिलिट्री लीडरशिप को शहीद किया और फिर खिताब किया ईरानी अवाम से, मकसद ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करना था, मौजूदा ईरानियन गवर्नमेंट को गिराना। अब उनके साथ राब्ता कर रहे हैं। और अगली बात सुनिए, यूरोपियंस का ईरान के साथ राब्ता हुआ है। यूरोप और ईरान की आज गैर मामूली जो मुलाकात है वो आज होने जा रही है और इधर से अमेरिका का राब्ता और इधर से मशरक जो है वो पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा है। ना सिर्फ मशरक खड़ा है बल्कि जो रीजन है वो भी पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा है और ईरान जो भरपूर कैपेबिलिटीज दिखा रहा है उसके सामने इजराइल टिक नहीं पा रहा है। और ये जो नैरेटिव की सपोर्ट है, ये जो मॉरल सपोर्ट है, सियासी सफारती सपोर्ट है, ये भी ईरान के साथ है और यही इस जंग को और माजी की जंगों को आप कह लें कि मुख्तलिफ बनाती है। अगर कोई पूछे कि भाई अमेरिका इतने ताकतवर, इजराइल इतने ताकतवर, तो माजी में वो सबको तबाह कर दिया तो आज क्यों नहीं? तो उसकी एक वजह यह है कि इजराइल की जो ताकत है वो एक तो ओवर रेटेड है, वो एग्जैजरेटेड है और दूसरी बात यह है कि माजी की दुनिया और आज की दुनिया मुख्तलिफ थी। आज की दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है और जिस मुल्क के ऊपर हमला किया गया है वो खुद एक बड़ी ताकत रखता है। एक उसकी ताकत मिलिट्री है, दूसरी उसकी ताकत ये सारी दुनिया का उसके साथ खड़े हो जाना है और उसके खिलाफ जो है वो ये नैरेटिव का फेल हो जाना है। ये उसकी जो है वो सबसे बड़ी ताकत साबित हो रही है। और इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, कैजुअलिटीज हो रही हैं, धमाके हो रहे हैं और नई वेव्स जारी हैं। ईरान की जानिब से हमलों की नई वेव्स इस वक्त जारी हैं और एक वेव से दूसरी वेव के दरमियान जो वक्फा है वो कम होता चला जा रहा है। और अब जो वहां से वीडियोज आना शुरू हो गई हैं, अब इजराइल से ज्यादा वीडियोज आना शुरू हो गई हैं और शेल्टर्स के अंदर क्या हो रहा है, इजरायली फौजी और इजरायली ऑफिसर्स वो शेल्टर्स के अंदर घुसे हुए हैं। आप जरा अंदाजा करें, इजरायली फौजी और इजरायली ऑफिसर शेल्टर्स के अंदर घुसे हुए हैं और इसके साथ साथ अब ये भी वहां पर देखने को मिल रहा है कि हर बिल्डिंग है या हर एक नेबरहुड है उसका अपना एक शेल्टर है। तो ये इजराइल के अंदर देखा जा रहा है कि वो दूसरी बिल्डिंग वालों को उसमें आने नहीं दे रही। ये इजराइल की सोसाइटी इस तरह से जो वहां पर कोलैप्स हो रही है और नेतन्याहू जो है वो इस वक्त अमेरिका को बुला रहा है कि बस वो अभी आ जाए। और इस वक्त देखिए जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो ये बात वाज़ेह हो गई कि या तो ईरान की गवर्नमेंट सर्वाइव करेगी या फिर अब नेतन्याहू की गवर्नमेंट सर्वाइव करेगी। यानी नेतन्याहू ने जो हमला किया है उसके बाद एक ने रहना है। तो अगर ईरान की गवर्नमेंट सर्वाइव कर जाती है, जो पहले दिन तो देखना था कि ईरान कैसे जवाब देता है, तो ईरान की गवर्नमेंट सर्वाइव कर गई है
ठीक है ना। ईरान की गवर्नमेंट ताकतवर होकर उभरी है, ईरान एज अ कंट्री ताकतवर होकर सामने आया है। तो इजराइल के जो मकासद कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो ये नेतन्याहू भी जाएगा। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि नेतन्याहू फारिग है। अगर यहां पर कोई जंगबंदी हो जाती है या कोई मामला, यानी इनके गोल्स अचीव नहीं होते, जो होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो नेतन्याहू जो फारिग है और ओवरऑल इजराइल की जो बदमाशी का टाइम है वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब जरा आप अंदाजा करिए नेतन्याहू ने अपने एक मीडिया के ऊपर क्या इंटरव्यू दिया है। सुनने वाली बात है। नेतन्याहू ये कहता है कि जब इजराइल कायम हुआ उस वक्त जो अरब वर्ल्ड है वो यूनिफाइड थी, वो यूनाइटेड थी, और हमने ग्रेजुअली अरब वर्ल्ड को डिवाइडेड किया। उनके दरमियान ऐसे मसले जो है वो छेड़े ताकि वो आपस में मुत्तहिद ना हो सके। और इस वक्त भी आप देखें तो ईरान के ऊपर हमला करने की एक बड़ी वजह क्या थी? एक बड़ी वजह फारस और अरब का एक हो जाना, सऊदी अरेबिया और ईरान का एक हो जाना। सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो ईरान पहुंचे, सुप्रीम लीडर के साथ मुलाकात की, जिसको एमबीएस एक डिक्टेटर कह चुके हैं, उसके साथ जाकर मुलाकात की और कहा कि ईरान और सऊदी अरेबिया हमेशा हमेशा के लिए भाई भाई। तो देखिए, कह रहे अरब्स को डिवाइड किया, तो अब यहां पर जो फारस और अरब इकट्ठे हो गए थे, ये भी इनको हजम नहीं हो रहा, क्योंकि ये ऐसी ताकतें हैं जिनको अमन यहां पर कबूल नहीं है, जिनको जब वो ना इत्तेहाद कबूल नहीं है। तो ये बहरहाल एक बड़ी चीज है। और द टाइम्स, इजराइल का द टाइम्स लिख रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर अमेरिका हमला कर सकता है। ये द टाइम्स लिख रहा है कि इजराइल में एस्टिमेशन ये है कि 24 और से 48 आवर्स के अंदर अंदर अमेरिका जो है वो फैसला कर लेगा। तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, जो है वो टॉक्स भी हो रही हैं और जंग की जो तैयारी है वो भी एक साथ जारी। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स हम आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम उस नहज के ऊपर खड़े हैं कि हम चंद घड़ियां दूर हो सकते हैं, चंद घंटे दूर हो सकते हैं सीज फायर से। बिल्कुल, सीज फायर को हम रूल आउट यहां पर नहीं कर रहे हैं। हम या तो सीज फायर से दूर हैं, या फिर एक अमेरिकी हमले से दूर हैं, या फिर एक न्यूक्लियर एस्केलेशन से दूर हैं। यह बहुत जल्द होने जा रहा है, विद इन 24 आवर्स होने जा रहा है, विद इन 48 आवर्स होने जा रहा है। इन तीनों में से कुछ ना कुछ जो है वो विद इन अगले 2-4 दिनों के अंदर अंदर, ज्यादा चांसेस है कि 24 घंटों के अंदर अंदर कोई नताज इस हवाले से निकल सकते हैं, क्योंकि इजराइल जो है ना तबाह हो रहा है तेजी के साथ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तेजी के साथ तबाह हो रहा है। तो इन तीनों में से कुछ ना कुछ जो है वो हो सकता है। और तमाम ग्लोबल पावर जो है वो इस वक्त हंगामी इकदाम उठा रही हैं, चाहे वो मशरिक की हो चाहे वो मगरिब की हो, हंगामी इकदाम उठा रही हैं, क्योंकि सबको पता है कि यहां पर सबके मफादात है और सारे इसमें ड्रैग हो सकते हैं। सबकी इकोनॉमी और सबकी सिक्योरिटी इस जंग के साथ जुड़ी हुई है। तो यह बात 100 नहीं 1000% क्लियर है कि इसमें न्यूट्रल वाला कोई मामला नहीं है कि कोई कहेगा कि वो न्यूट्रल, क्योंकि इसके साथ मफादात जुड़े हुए हैं, इसमें इकोनॉमी, इसमें सिक्योरिटी, इसमें इत्तेहाद, इसमें आपकी ताकत, ये सब यहां पर जुड़ा हुआ है। तो न्यूट्रलिटी वाला कोई सवाल नहीं है कि यहां पर न्यूट्रल को बैठ जाएगा, तो सब ने यहां पर आना है। तो हंगामी इकदाम जो है वो तमाम इतराफ से उठाए जा रहे हैं। और चूंकि यहां पर रियल रिस्क ऑफ वर्ल्ड वॉर है, रियल रिस्क है वर्ल्ड वॉर का, तो इसलिए यह कोशिश भी की जा रही है कि जो है इसको डी एस्केलेट किया जाए। भाई, क्या बरतानिया आलमी जंग चाहता है? क्या फ्रांस आलमी जंग चाहता है? क्या रशिया और चाइना चाहते हैं? क्या खुद अमेरिका एक आलमी जंग के लिए तैयार है? मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई भी आलमी जंग के लिए तैयार है। एक मैडनेस है जो अमेरिका की जानिब से की जा रही है, लेकिन वो भी कोई आलमी जंग के लिए भरपूर अंदाज में तैयार नहीं कि हम आलमी जंग जो लॉन्च करने जा रहे हैं। उनको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल सकते हैं। कोई भी इस वक्त होशो हवास के अंदर तो ये फैसला नहीं कर सकता। हाँ, डीप स्टेट है, कुछ शैतानी ताकतें हैं, एक मैडनेस है, एक तकब्बुर है, उसके अंदर ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं जो आलमी जंग की तरफ जब लेकर जा सकते हैं। तो इसलिए इस मैडनेस को रोकने की कोशिश की जा रही है, डी एस्केलेट करने की कोशिश की जा रही है। और ये सारा मैटर करता है लीडरशिप के ऊपर। जब ऐसे क्राइसिस पैदा हो जाते हैं तो लीडरशिप के ऊपर मैटर करता है कि वो क्या कोई वाइज फैसला करती है, कोई होशो हवास के अंदर कोई फैसला करती है। लेकिन यहां पर मसला यह है कि जिसकी वजह से 20 महीने और अब हम आगे से आगे भी चलते चले जा रहे हैं कि जो लीडरशिप है, यानी यहां पर नेतन्याहू एक इंतहा पसंद, और अब जो वहां पर अमेरिकी सदर भी आया तो वो भी फार राइट है, और वो ऐसा एक शख्स है जो अकले कुल है, जो किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं है, और वो इस बात पर खुश होता है कि मैं, दुनिया को पता ही नहीं है कि मैं आगे क्या करने जा रहा हूं, तो वो इस बात के ऊपर खुश होता है। जो सबसे डेंजरस चीज है वो इस बात के ऊपर खुश होता है। तो इसलिए हम क्राइसिस जो है वो यहां तक आ गया है। तो अब नाज़रीन, आप जरा देखिए कि प्यूटन और प्रेसिडेंट शी, उनकी आपस में कॉल हुई है, पैगाम वाज़ेह है, सीज फायर और ग्रेटर वॉर, ये बिल्कुल पैगाम वाज़ेह है। और चीन के हवाले से हम एक हिस्टोरिक टाइम इस वक्त देख रहे हैं जिसमें चीन अपनी पॉलिसी बदल रहा है। चीन सिर्फ इकोनॉमिक पावर अब नहीं है, यानी उसका फोकस सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, अब उसका फोकस अपने मफादात का दिफा करना भी है, चाहे उसको मिलिटरीली भी इंगेज करना पड़े। तो ये चीन की, देखिए, चीन एक सिविलाइजेशन है और एक खास अंदाज के अंदर वो आगे बढ़ते हैं, और वो जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन से निकले हैं और यहां तक जो उनका सफर है
वो पूरे विजन के साथ है, वो पूरी विजडम के साथ है, वो पूरी प्लानिंग के साथ है। तो इसलिए अगर वो अपना पॉलिसी शिफ्ट कर रहे हैं तो ये भी किसी बहुत लंबी तरीन सोचो विचार के बावजूद नहीं है। वहां पर फैसले ऐसे नहीं होते जैसे ट्रंप रात को कुछ और ट्वीट करता है, सुबह उठकर कुछ और करता है, दोपहर को कुछ और करता है। ये चाइना है, वहां पर जो एक पॉलिसी बन जाती है वो पर कई साल तक चलती है। ठीक है, तो यहां पर हम चाइना के हवाले से ये एक हिस्टोरिक टाइम देख रहे हैं कि उसमें पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है। और कैसे इंटरेस्टिंग बात है, इस रीजन की दो सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस एक हो गई हैं। ईरान हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की सिविलाइजेशन, और चाइना उनकी भी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, वो एक सिविलाइजेशन है। ये दो सिविलाइजेशन ईस्ट की यहां पर जब वो खड़ी हो गई हैं। और फारस, उसकी तो तारीख अलेक्जेंडर को हरा दिया फारस ने, यानी फारस वो है जो कभी कॉलोनी नहीं बना। तो ये इन लोगों की एक अजमत है। तो ये दो, खासकर ये दो बड़ी सिविलाइजेशन जो है वो यहां पर खड़ी हो गई हैं। प्यूटन एंड शी कंडेम इजरायली वॉर ऑन ईरान, कॉल फॉर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। बिल्कुल पैगाम वाज़ेह है, सीज फायर या फिर सामना होगा। ठीक है ना, हम न्यूट्रल नहीं है, लेकिन हम डिमांड सीज फायर की बात कर रहे हैं। बेहतर यही है कि सीज फायर, ईरान सीज फायर की बात कर रहा है, सारे पहले दिन से सीज फायर की बात कर रहे हैं। तो रशिया और चाइना का पैगाम वाज़ेह है, सीज फायर या फिर सामना होगा, फिर हम भी वहां पर होंगे। प्यूटन एंड शी डिनाउंस इजरायली अटैक्स ऑन ईरान, कॉल फॉर अ सीज फायर एंड डिप्लोमेसी। किसको? इजराइल को कंडेम, और इजराइल का यह कसूर है बिल्कुल, मतलब खुलकर। एज रशिया वॉर्न्स अगेंस्ट यूएस इंटरफेरेंस एंड न्यूक्लियर साइट एस्केलेशन। ये जो हंगामी राब्ते हो रहे हैं ना, ये असल में अमेरिकी है, अमेरिकी जो एस्केलेशन है, अमेरिका की इस जंग के अंदर जो शमूलियत है। देखें, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने अगर हमला कर दिया तो वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। रशिया ने इसको कहा है कि फिर मामला संभाले नहीं जाएंगे, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। तो चीन भी पीछे नहीं बैठ सकता, रशिया भी पीछे नहीं बैठ सकता, कोई भी पीछे नहीं बैठ सकता। तो वो नहीं चाहते कि सूरत-ए-हाल वहां तक जाए, तो वो एक डेटरनेस शो कर रहे हैं अमेरिका को कि इस हद तक ना जाओ। ये राब्ते करना, अचानक राब्ते होना, फिर स्टेटमेंट जारी होना, ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होना, अलग अलग स्टेटमेंट जारी होना, ये सिर्फ एक डेटरेंस है। और बैकडोर चैनल से भी जारी बात है राब्ते हो रहे हैं। जैसे रशिया ने कहा है कि उन्होंने प्रपोजल भेजा है अमेरिकन को, तो बैकडोर चैनल से भी उनके राब्ते हो रहे होंगे। तो एक डेटरेंस शो की जा रही है कि उस हद तक मामला को ना ले जाओ, क्योंकि फिर किसी के हाल में कुछ भी नहीं होगा। यानी मिसाल के तौर पर आज रशिया ईरान को कहता है, चाइना ईरान को कहता है कि भाई सीज फायर करना है, तो वो तैयार होंगे, लेकिन सुप्रीम लीडर को निशाना बना दिया जाता है, अमेरिका लार्ज स्केल अटैक कर देता है, उसके बाद क्या ये मामला होगा वहां पर? तो इसलिए वो एक घड़ी है, वो एक लम्हा है, वो एक बटन दबाने की देर है, वो एक ट्रिगर है जो कब दब गया तो पीछे वापसी नहीं होनी। तो ये एक बड़ा, आप कह लें कि इंपॉर्टेंट और गैर मामूली चीजें जो इस वक्त हो रही हैं। बोथ लीडर स्ट्रांगली कंडेम, चाइना और रशिया कह रहे हैं स्ट्रांगली कंडेम इजराइल्स एक्शन विच वायलेट्स यूएन चार्टर एंड अदर नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल। वेस्ट का बयानिया उड़ा के रख दिया है, बिल्कुल इतना आप कह लें कि दिवालिया जो है ना, वेस्ट कभी नहीं हुआ। ये बड़ी हैरान कुन बात है, वेस्ट अपने नैरेटिव के हवाले से कभी इतना दिवालिया नहीं हुआ जितना इस वक्त हो गया। बिल्कुल, मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके इंस्टीट्यूशंस, मतलब वो इंटेलिजेंस कह रही है कि वो नहीं बना रहे, और ये ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वो बना रहे हैं, ठीक है, जर्मन चांसलर कह रहे हैं कि, तो ये बात नहीं बन रही है। देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन टू द करंट सिचुएशन एंड इश्यूज रिलेटेड टू ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात अगली उन्होंने बताई है, मिलिटरीली इसका कोई हल नहीं निकलेगा। देखिए, ना ही वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर सकते हैं, ना ही वो इतनी आसानी से रिजीम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, इससे ज्यादा क्लैरिटी से बात क्या होगी कि तुम जो मिलिटरीली हमला कर गए हो, इससे तुम्हें हासिल कुछ नहीं होने वाला, ये बात ज़हन में रख लो। बिल्कुल क्लियर मैसेज है। और प्यूटन ने कहा हमने असलहा भेज दिया, और चाइना के धड़ाधड़ जहाज वहां पर उतर रहे हैं। और अभी ये खबर सामने आ रही है कि खलीज फारस के अंदर चीनी बेड़े उस तरफ जा रहे हैं, 2 वॉरशिप्स, ये बताया जा रहा है। अभी इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं, लेकिन ये खबर यहां पर आ रही है। और रशियंस के हवाले से खबर देखिए, रशियंस ने यह कहा है, जो बुशेर वहां पर न्यूक्लियर प्लांट है, उसके हवाले से प्यूटन ने कहा है कि वो हम लीव नहीं करेंगे। रशिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस प्लांट के ऊपर मौजूद हैं, जिसको इजराइल ने एक बार वहां पर स्ट्राइक की है और फिर इवैक्यूएशन ऑर्डर्स वहां से जारी किए हैं। उसका जवाब प्यूटन से आया है, और प्यूटन ने कहा कि हम ईरान को लीव नहीं करेंगे। अब मुझे बताइए इसके बाद क्या चीज रह जाती है? ये जो इधर से राब्ते होने शुरू हो गए ना, आगे हम उसको डिस्कस करते हैं, वो बिला वजह नहीं हुए। उसमें पहला किरदार जो ईरान ने रिस्पॉन्ड किया और इजराइल को उड़ा के रख दिया। दूसरा, ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए हैं ईरान के साथ, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए वो अब दौड़ दौड़ कर जब राब्ते कर रहे हैं, और रशियंस कह रहे हैं कि हम ईरान लीव नहीं करेंगे। मतलब मुझे बताइए इससे आगे और क्या होता है? रशियन साइंटिस्ट उस प्लांट के ऊपर बैठे हुए हैं, उसके ऊपर स्ट्राइक हुई है, इजराइल कह रहा है वहां से इवैक्यूएट करो।
और पुतिन कह रहे हैं कि हम इवैक्यूएट नहीं करेंगे। तो अब जरा एक बार फिर इजराइल वहां पर हमला करके दिखाए उस प्लांट के ऊपर, जरा एक बार दोबारा भी वहां पर जरूरत कर ले, ठीक है ना। तो पुतिन ने कहा कि हम यहां से लीव नहीं करेंगे। तो आप जरा मतलब पुतिन क्या मैसेज दे रहे हैं, तुम रिजीम चेंज करने आए हो भाई, वो तो वहां पर बैठे हुए हैं। तो ये इस तरह से इनका मामला चलेगा, मिसकैलकुलेट पूरी तरह से किया है। अब नाज़रीन यहां पर इसके साथ जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक तरफ तो देखिए ऑन ग्राउंड तैयारियां जारी हैं, वो अभी भी जारी हैं, हम मजीद आपके सामने रखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो दो सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ये है कि विटकॉफ का ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से राब्ता हुआ है। ट्रंप ने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेशन में ले गया है, बिल्कुल अपने आप को इररेलेवेंट कर लिया है, अपनी क्रेडिबिलिटी इसने लूज कर दिया चंद ही महीनों के अंदर। कल इसका बयान आया कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात चाहता है, लेकिन जो है वो बहुत देर हो गई है, अब क्या टॉक्स हम उनके साथ, ईरान बस वो टॉक्स चाहते हैं, वो भीख मांग रहे हैं, लेकिन हम अब टॉक्स नहीं करेंगे। ईरान ने सख्त तरीन रद्द-ए-अमल दिया, उसने कहा हमने कोई अमेरिका को अप्रोच नहीं किया, ठीक है ना, ये सिर्फ झूठ है। और बिल्कुल वाज़ेह उन्होंने कहा कि हमने कोई अप्रोच नहीं किया। आज स्टीव विटकॉफ खुद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से रब्ता कर रहे हैं। अब आप जरा अंदाजा करें ना, एक सुपर पावर, आज की नई दुनिया, इसका मतलब यह नहीं है कि जिस मुल्क के ऊपर चाहो हमला कर दो, जिस मुल्क को चाहो तबाह कर दो, यह बुनियादी चीज है, लेकिन ये वहीं पर अड़े हुए हैं, बस अमेरिका है, बस इजराइल है। तो वो यहां पर इनका भुरकस निकल रहा है, ईंट से ईंट बजा दिया इस वक्त ईरान ने। क्या ये शिकस्त कम है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर स्टीव विटकॉफ जब राब्ता कर रहा है, जंग की तैयारी भी हो रही है, धमकियां भी दी जा रही हैं, इजराइल से हमला भी करवा दिया है और असैसिनेशंस भी करवाई जा रही हैं, और यह भी कह दिया है कि ये रिजीम, ये गवर्नमेंट जब इसको हम खत्म कर देंगे। खाना जंगी की यहां पर कोशिश की गई है, अभी भी जारी है, स्टीव विटकॉफ राब्ता करना, इससे कोई शिकस्त हो सकती है। और अमेरिकन मीडिया ये बताया जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से एक फाइनल प्रपोजल जब ईरान के सामने रखा जाएगा। अच्छा जी, क्या प्रपोजल होगा? लेकिन इसके साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूरोपियंस का राब्ता हुआ है ईरान के साथ, और आज अगले कुछ घंटों के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर 3 यूरोपियन पावर्स ईरान के साथ मिलने जा रही हैं, फ्रांस, ब्रिटेन एंड जर्मनी। ये 3 पावर जो हैं स्विट्जरलैंड के अंदर इनकी मुलाकात होने जा रही है। अब यूरोप, वो जर्मनी अजीबोगरीब उसने पोजीशन ले ली है, बरतानिया, अब देखना एक तरफ टॉक्स जानी है, दूसरी तरफ जंग की तैयारी भी साथ साथ जारी है। जैसे बरतानिया वो सोच रहा है भी हमला करना है नहीं करना, अमेरिका के साथ जाना नहीं जाना। ये मैक्रोन ने जो बात की है ना, बस वही बात है, स्ट्रेटजिक एरर, ये वेस्ट की सबसे बड़ी गलती होगी। उसकी वजह यह है कि ये जंग जो कि इलाकाई जंग होगी, यहां से 2 इनको सबसे बड़े नुकसान होंगे, एक इकोनॉमी का होगा, दूसरा जो रेफ्यूजीज का सैलाब आएगा, यूरोप उसको मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ एक मैडनेस है जो इसराइल के, इस नेतन्याहू के लिए, जो आलमी अदालत ने, इनकी आलमी अदालत ने वारंट जारी किए हुए हैं और इनके लोग यूनिवर्सिटीज में और सड़कों पर निकले हुए हैं कि उस एक शख्स के लिए ये अपना पूरा वेस्ट अपने लोगों की सिक्योरिटी दांव के ऊपर लगा रहे हैं। इससे बड़ी कोई मैडनेस हो सकती है? तो इनको बहरहाल यहां पर सोचना चाहिए। ये मुलाकात यहां पर होने जा रही है। अब मैं आपके सामने ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है वो भी रखता हूं कि ऑन ग्राउंड इसके साथ साथ क्या हो रहा है, यानी ये टॉक्स है, इन पर एतबार कितना किया जा सकता है, लेकिन ऑन ग्राउंड भी मुसलसल तैयारी जारी है। द टाइम्स कह रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। तल अवीव एक्सपेक्ट्स अ यूएस डिसीजन टू जॉइन द स्ट्राइक्स ऑन ईरान विद इन 24 to 48 आवर्स, ये द टाइम्स लिख रहा है। और सीबीएस अमेरिकन मीडिया लिख रहा है, ट्रंप इज प्रिपेयर्ड टू एंगेज द यूनाइटेड स्टेट्स इफ नेसेसरी टू डिस्ट्रॉय द फर्दो साइट। ट्रंप पूरी तरह से तैयार है और उसने फैसला कर लिया है, वो इजराइल को ज्वाइन करने जा रहा है, सीबीएस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। और एसोसिएटेड प्रेस ने एक बड़ी अहम तरीन रिपोर्ट जारी की है। एसोसिएटेड प्रेस ने एक तो कल ये कहा कि ईरान जो है वो तैयार है, उसने मिसाइल डिप्लॉय कर दिए हैं और वो अमेरिकी अड्डों पर हमला करने के लिए तैयार है। एक तो ये बात होगी। आज एसोसिएटेड प्रेस ने थोड़ी देर पहले ये रिपोर्ट दी है कि अमेरिका ने जो गल्फ की बेसेस हैं और जो बहरीन के अंदर इनकी नेवल फ्लीट्स वहां पर है, तो उन्होंने वहां से डिस्पर्स करना शुरू कर दिया अपने एसेट्स, यानी बेसिस से जंगी त्यारे और वहां बहरीन से जो इनके वॉरशिप्स हैं उनको डिस्पर्स करना शुरू कर दिया है। यानी एक ही जगह पर खड़े हुए हैं ना, तो उनको डिस्पर्स कर रहे हैं, किसी को वहां भेज रहे हैं, किसी को वहां भेज रहे हैं, ताकि यानी ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हमला से पहले ये किया जाता है कि भाई सारे एक ही जगह पर ना खड़े हो, मिसाइल गिरने सारे जंगी त्यारे तबाह हो जाए, तो वो 2 उधर खड़े कर रहे हैं, 2 उधर खड़े कर रहे हैं। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि ये अमेरिका कर रहा है। यूएस मिलिट्री डिस्पर्स एयरक्राफ्ट फ्रॉम की मिडिल ईस्ट बेसेस, डिस्पर्सल ऑफ शिप्स एंड नियर द यूएस नेवीज 5th फ्लीट इन बहरीन, अ कॉमन टैक्टिक टू प्रोटेक्ट द एसेट्स फ्रॉम पोटेंशियल अटैक्स। बहरीन से भी और कतर से बहुत ज्यादा इन्होंने एसेट्स निकाले हैं, सऊदी अरेबिया और बाकी जगहों से ये अपने एसेट्स निकाल रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा आज वाशिंगटन डीसी के अंदर अभी ये खबर सामने आ रही है कि डूम्सडे जो प्लेन है वो देखा गया है। डूम्सडे प्लेन जो होता है, ये जब न्यूक्लियर क्राइसिस आता है तो वहां पर यूएस E-4B डूम्सडे प्लेन मेक्स अनएक्सपेक्टेड फ्लाइट टू डीसी एज ट्रम्प वेज ईरान स्ट्राइक, मतलब जब न्यूक्लियर। अच्छा, अब
अंदर शदीद मजामत है, शदीद तर मजामत है। दो चीजें बहुत नतीजा खेज साबित हो सकती है। एक जो आलमी प्रेशर, यानी अब चाइना खड़ा हो गया, रशिया, उन्होंने वाज़े मैसेज दे दिया आलमी सतह के ऊपर, और अंदर का प्रेशर, ये दो बड़ी किरदार अदा कर सकते हैं। मैंने अगेन, ट्रंप है ना, वो कुछ भी कर सकता है, तो उसका सन से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी ये फैक्टर्स हैं कि जो असरअंदाज हो सकते हैं। बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब थॉमस मैसी वहां के रिपब्लिकन पार्टी से और फेमस वहां के पॉलिटिशियन है, उन्होंने एक नया सर्वे किया है ट्विटर के ऊपर, और थॉमस मैसी कहते हैं मोस्ट अमेरिकन डू नॉट सपोर्ट यूएस इन्वॉल्वमेंट इन इजराइल्स वॉर अगेंस्ट ईरान, which begins the question, why does not more of Congress oppose it? Literally no one campaigned on another war in Middle East. अब देखें इनके लाइक्स 75,000 इनके लाइक्स हैं, 2.3 मिलियन इनके व्यूज हैं, यानी वहां पर जो जो इस जंग की मुखालफत कर रहा है, अवाम भरपूर अंदाज में उसको सपोर्ट कर रही है, उसका नैरेटिव जो है वो वहां पर फेमस हो। तो ये बड़ी गैर मामूली बात है कि अमेरिका के अंदर हम ये चीज देख रहे हैं, वहां पर ये रिजेंटमेंट देख रहे हैं, एक जंग के खिलाफ और दूसरा इजराइल के खिलाफ। यानी एक तो यह कि अमेरिका किसी नई जंग में नहीं, अमेरिकन किसी नई जंग में नहीं जाना चाहते, दूसरा वो इजराइल के खिलाफ उनको असलियत सामने आ रही है कि इजराइल उनको कैसी जंगों में, यानी इजराइल कहता है कि ईरान का थ्रेट जो वो सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं है, वो अमेरिका के खिलाफ भी है। तो वो हर थ्रेट को जो उनके लिए भी नहीं होता वो अपने लिए भी बना लेते हैं, और फिर कहते हैं कि अमेरिका के लिए भी है। तो वो अमेरिकन को ये बात समझ आ रही है। और मैं आपको बता दूं, अगर ये जंग के अंदर आए तो इजराइल के खिलाफ जो वहां पर मुखालफत है, जो सेंटीमेंट है, बहुत अगली सतह के ऊपर चला जाएगा। और अगर अमेरिका को यहां पर सुबकी हो गई तो फिर क्या बनेगा? तो ये नेतन्याहू जो है वो अपनी कॉलोनी को बहुत मुश्किल और एग्जिस्टेंशियल पोजीशन के अंदर इसने इस वक्त डाल दिया है। बहरहाल वाकयात हो रहे हैं, और जहां पर जंग जारी होती है बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल चीजें भी हो जाती हैं। तो देखना है आगे क्या होता है। ये इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज लगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।